हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं और किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन की देखिए ये एक छोटी सी डेफिनेशन हमने आपके लिए लिखी है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट। क्या मतलब हुआ? देखिए मतलब ये हुआ कि अब तक हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। भाई रिएक्टेंट मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंस मिले और वो एक नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी, सिंपल से। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकली तो हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। भाई रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग गया, हमने देख लिया कि हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? उसके बाद हमने देख लिया कि भैया सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो हमने कह दिया कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से हमने ये एक रिएक्शन देखी थी पार्ट 2 वाली वीडियो में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, अगर ये मिले तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर? सो बेसिकली देखो क्या है कि केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए, हम प्रैक्टिकली उसको देख भी रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सवाल ये आता है कि उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से कॉपी पेन में दिखाएं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसको रिप्रेजेंट करेगा केमिकल इक्वेशन। कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपकी केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने कह दिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? कैसे उसे हम कॉपी पेन में लिखें? सिर्फ ये लिख दें क्या रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन? नहीं, क्या कौन कौन सी कैसी इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन से इसमें रिएक्टेंट है, कौन से इसमें प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? केमिकल इक्वेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की भी एक केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? हम आगे बात करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आई। केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो उनके सिंबल्स को यूज करो, ना कि उनको पूरा पूरा लिखो। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है जिंक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनके सिंबल्स को यूज करो। जैसे मान लो जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। आपने क्लास 9 में पढ़ा है, एक टेबल आपने पढ़ी है एलिमेंट्स की, 20 एलिमेंट्स आपने याद करे होंगे और उनके सिंबल भी याद करे होंगे। जैसे पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, ये क्या है? सिंबल। और उसके बाद फॉर्मूले का मतलब क्या है? यहाँ पर फॉर्मूले का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही बात है। क्लियर? ऑफ सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इन्वॉल्व इन इट। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए ये केमिकल इक्वेशन है, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल आपकी रिएक्शन है कि भाई हमने ये केमिकल रिएक्शन ऐसे करी कि एक कॉनिकल फ्लास्क था, एक क्या था? कॉनिकल फ्लास्क था, और हमने क्या काम करे? जिंक के क्या रख दिए? क्रिस्टल रख दिए, छोटे छोटे पत्थर से रख दिए, और उसके ऊपर से हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? ये है जिंक क्रिस्टल, जिंक क्रिस्टल। और जैसे ही हमने इन दोनों को डाला तो हमने देखा कि यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया। क्लियर? यहाँ पर क्या बन गया? जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर ये बनी आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स से, इवोल्यूशन ऑफ गैस की मदद से, कि इस कैरेक्टर से कि हाँ यार ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको हम किस तरीके से अपनी कॉपी पेन में लिखें। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो देखो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले से। जिंक का सिंबल क्या हो गया? Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, याद करना पड़ेगा ये आपको। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट, मतलब जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2।
प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये आपकी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है एक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड। भाई ये रिएक्टेंट है, क्लियर, और ये हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे रहते हैं। किसमें लिखे रहते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। उसी तरीके से ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। क्या है, प्रोडक्ट्स। और ये कहाँ लिखे जाते हैं, राइट साइड में, राइट साइड में। उसके बाद ये एरो क्या दिखा रहा है कि भाई हम यहां से यहां चले गए। एरो क्या दिखा रहा है, यहां से यहां चले गए। तो ये एक तरीका है एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहां पर आता है कि केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। मतलब हमने सिर्फ केमिकल इक्वेशन देखी। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये प्रैक्टिकल करा कि मैंने जिंक के क्रिस्टल डाले, फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली, मैंने करा और फिर मैंने लिखा। तो मैं तो जानता हूँ, मैं तो समझ गया कि हाँ यार ये रिएक्शन का मतलब ये है कि अच्छा मैंने करा था कि जिंक डाला, ये डाला, ये डाला, ये बन गया। लेकिन फॉर एन एग्जांपल ऐसे बंदा जिसने ये प्रैक्टिकल नहीं करा और डायरेक्ट वो इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को देख रहा है, तो वो कैसे समझे इसके बारे में कि भाई जिंक कैसा डाला, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, ये सब चीज़ें। तो हम सवाल ये आता है कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाएं। तो देखिए कैसे बनाएं, इसे लिख लीजिए जल्दी से, हटाएं। चलिए तो देखते हैं जरा भाई किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं कि हम उसको देखकर ही सारी बातें समझ में आ जाए हमें। जैसे कि इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन कौन कौन से मतलब कैसे कर सकते हैं। पहला हम इंडिकेट कर सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये सबसे अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन लिखी और हर एक सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसकी हम क्या बता दें, फिजिकल स्टेट बता दें। तो बंदा समझ जाएगा एक बार देख के कि अच्छा हमने सॉलिड के जिंक डाले होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये केमिकल इक्वेशन थी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन थी। अब इसमें से हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि यार ये सॉलिड फॉर्म में था या लिक्विड में था, ये लिक्विड में है सॉलिड में है, ये लिक्विड में नहीं पता चल रहा, केमिकल इक्वेशन देख के तो नहीं पता चल रहा। हम इसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कुछ ये लिखकर, एस अगर ये लिखा है तो समझ जाओ सॉलिड स्टेट। भाई जिंक तो सॉलिड स्टेट में डाला था ना, छोटे छोटे पत्थर से डाले थे, तो एस सॉलिड स्टेट। उसके बाद ये किस में था, ये था आपका डाइल्यूट सोल्यूशन में या फिर एक्वस सोल्यूशन में। ए क्यू बोले तो AQI या DILI, तो इसका मतलब समझ जाया करो एक्वस सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। क्लियर। उसके बाद यहां पर ये किस में बना, ये भी एक्वस सोल्यूशन में बना, और ये तो गैस फॉर्म में, ये किस में है, गैस फॉर्म में। सो यहाँ पर G का मतलब क्या है, गैस स्टेट। क्लियर। सो अब देखें ध्यान से, ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन गई। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जिसने प्रैक्टिकली नहीं करी रिएक्शन वो समझ जाएगा कि अच्छा जिंक सॉलिड में होगा, मतलब कुछ उसके अंदर H2SO4 लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी ज़्यादा था और ये कम था। ZnSO4 भी पानी की फॉर्म में रहा और हाइड्रोजन गैस निकल गई होगी, गैस। क्लियर। कभी कभी ना गैस को ऐसे भी निकालते हैं, अगर मान लो गैस निकली है, ऊपर की तरफ निकली है, तो कभी कभी ऐसे एरो भी बना देते हैं ऊपर के, भाई इवॉल्व हुई है ना, बाहर निकली है ना, तो ऊपर की तरफ एरो दिखा दिया। क्लियर। छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, लिखे जल्दी से। अच्छा, और कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, देखें जरा, हटाएं। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हम इंडिकेट कर सकते हैं, हीट इन्वॉल्व या फिर हीट एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो उसको हम शो करके समझा सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल
C+O2, C+O2, देखो सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म, सॉलिड कार्बन, सॉलिड मतलब कोयला, ठीक है। और आपने उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CO2, भाई काली काली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस आपको हीट बनती है, हीट बनती है वहाँ पर, बहुत सारी हीट बनती है। बनती है कि नहीं बनती भाई? कोयला है ये, कार्बन बेसिकली कोयला, कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, हल्का सा हीट आपने दी और वो बहुत सारी हीट आपको निकाल रहा है, बहुत सारी हीट निकाल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है प्लस हीट निकाल रहा है। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इक्वेशन लिखेंगे और अगर इसको ना लिखें तो क्या समझ में आएगा कि इन दोनों को मिला के हीट निकल रही होगी? नहीं। लेकिन अगर हमने केमिकल इक्वेशन में ये चीज़ जोड़ दें तो हाँ बंदे को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन दोनों को मिलाया होगा और इन दोनों को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी और हीट भी बहुत बनी होगी। तो ये एक तरीका है केमिकल इक्वेशन को अपना इंफॉर्मेटिव बनाने का, ठीक है। कभी कभी ऐसी रिएक्शंस भी होती है कि जहाँ पर हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, जैसे N2 + H2, ठीक है, N2 या O2, यहाँ पर हीट देनी पड़ती है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है, क्लियर। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्लियर, समझ में आया। तो ये देखो एक रिएक्शन ये हो गई। यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ रही है, हीट, या तो आप शो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो हीट को कि भाई अब देखो, अब आपने मान लो केमिकल इक्वेशन देखी तो अब आप समझ जाओगे कि अच्छा यार इस रिएक्शन में हीट हमें मिल रही है और इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है। हो गई इन्फॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव हो गई। चलिए थर्ड देखें, इसको हटाएं। तीसरा और हम क्या कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, और हम क्या जोड़ सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। देखो आप इंडिकेट कर सकते हो, इंडिकेट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट involved in chemical reaction, भाई आप टेम्परेचर दिखा सकते हो, प्रेशर दिखा सकते हो, या फिर कोई कैटलिस्ट या फिर कोई कंपाउंड, ठीक है, कैटलिस्ट या फिर कोई सम कंपाउंड्स जो मतलब यूज़ करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, क्लियर। अगर वो आप दिखा दे तो और अच्छी रिएक्शन होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी, और हमें मिल गया C6H12O6 ग्लूकोज, प्लस यहां पर आपकी बन गई O2 गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे करके नाम भी लिख सकते हो और अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर। अब ये केमिकल रिएक्शन है, अब तुम देख के बता सकते हो कि ये आपकी वही है, आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, लेकिन अभी भी ये अधूरी है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि यार ये है क्या। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि यूवी रेज और अपना क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, अब यहां पर रिएक्शन समझ में आ जाएगी कि हाँ यार कार्बन डाइऑक्साइड H2O सनलाइट की प्रेजेंस में, कंडीशंस, हम बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं कंडीशंस जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। भाई ये केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब यूवी रेज उसके ऊपर गिरेंगी। तो ये कंडीशन है कि ये केमिकल रिएक्शन जब ही हो सकती है जब यूवी रेज उसके ऊपर गिरेगी, जब क्लोरोफिल होगा, ये रिएक्शन तभी हो सकती है। मतलब कंडीशन हम दिखा रहे हैं कि भैया इस कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन होगी, इस कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये कंडीशंस दिखाएं। तो आप टेम्परेचर दिखा सकते हो, प्रेशर दिखा सकते हो, कैटलिस्ट दिखा सकते हो, सम कंपाउंड्स मतलब जैसे यूवी रेज, क्लोरोफिल, ये ज़रूरी हैं, जो ज़रूरी हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए। वो रिएक्टेंट की तरह काम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट की तरह काम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ज़रूरी है वो केमिकल रिएक्शन, उनका एक थर्ड रोल है। तो उनको आप एरो के ऊपर ऐसे दिखा देते हो, इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन, क्लियर। यहाँ पर आप टेम्परेचर भी दिखा देते हो, यहाँ पर आप प्रेशर भी दिखा देते हो, क्लियर, आए बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देखकर। आपने केमिकल इक्वेशन देखी, आप समझ गए हर एक
सब्सटेंस किस स्टेट में होगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डली होंगी, क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, क्या हीट मिल रही होगी, क्या हीट निकल रही होगी, सब कुछ। ठीक, कुछ इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब केमिकल इक्वेशन जो है वो दो तरीके की होती हैं। हटाएं, केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए जरा, सो नेक्स्ट साइड डालिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, हाँ। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखो क्या होगी। सो अ केमिकल इक्वेशन इन विच या फिर विच कंटेन इक्वल नंबर of atoms of each element in both sides of it. क्लियर? एक केमिकल इक्वेशन अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अगर इक्वल हुए तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। मतलब समझाते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताई, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके रिएक्टेंट हो गए, ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। क्या? सो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर रिएक्टेंट में, मतलब जब केमिकल रिएक्शन आप शुरू कर रहे थे तो जिंक के कितने एटम थे भाई? ये जिंक का सिर्फ एक एटम था। हाइड्रोजन के कितने एटम थे? देखो दो हैं, H2 दो हैं। और सल्फर के कितने थे? एक। और ऑक्सीजन के कितने थे? चार। देखो चार ऑक्सीजन दिख रहे हैं, चार। भाई ये एटम थे ना, जिंक का सिर्फ एक एटम था। उसके बाद एटम की बात कर रहा हूं मैं एटम की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? हाँ, एटम की बात कर रहा हूं। यहां पर भाई हमने रिएक्शन करी थी तो जिंक के बहुत सारे टुकड़े डाले थे। क्लियर? यहाँ हम केमिकल इक्वेशन में ये नहीं लिखते कि हमने इतने ग्राम जिंक डाला है, इतना किलो जिंक डाला है। नहीं, हम सिर्फ एक एटम को दिखा देते जिंक, बस। इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के चार एटम है। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर जिंक का देखो एक ही एटम है, सल्फर का भी एक है, ऑक्सीजन के चार हैं, हाइड्रोजन के दो हैं। अगर आप ध्यान दें, हर एक एलिमेंट का सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं इन बोथ साइड। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, H के, यहाँ पर 2, यहाँ पर सल्फर का एक, वहाँ पर सल्फर का एक, यहाँ पर ऑक्सीजन के चार, वहाँ पर ऑक्सीजन के चार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। वो सेम है दोनों तरफ सेम है। ऐसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हटाएं। अनबैलेंस। क्लियर? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो जरा ध्यान से। सो अ केमिकल इक्वेशन इन विच unequal number of atoms of one or more than one elements
ऑन बोथ साइड। क्लियर? समझ में आया भाई? केमिकल रिएक्शन है, सॉरी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है, और मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट में किसी एक एलिमेंट के अलग एटम आ रहे हैं और रिएक्ट प्रोडक्ट में उसके अलग आ रहे हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, लिक्विड बनाया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में चले जाएं तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितना है? 1 है। ऐसा गलत। मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन के तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 कहाँ गया? ऐसी केमिकल इक्वेशंस को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो पते की बात समझाते हैं आपको, इसे लिख लो जल्दी से। हटाए। देखो ध्यान से। सो इन केमिस्ट्री वी डू नॉट राइट unbalanced chemical reaction, chemical equation। हाँ, हम केमिस्ट्री में कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को नहीं लिखते। क्यों? बताओ, सोच के दिमाग लगा के बताओ कि हम केमिस्ट्री में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कभी नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते। और लिखेंगे तो उसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है? तो मेरे भाई, हमने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि केमिस्ट्री में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को क्यों नहीं लिखा जाता? बताए। ऐसा मैं बताता हूं। हाँ, इसलिए नहीं लिखा जाता बिकॉज दीज इक्वेशंस are not obey principle of conservation of mass। ये है काम की बात। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हाँ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, जिस वजह से हम इन इक्वेशंस को नहीं लिखते केमिस्ट्री में। अब ये क्या है? अब ये प्रिंसिपल क्या है समझाते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस सिद्धांत के हिसाब से, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। in a chemical reaction। देखो ध्यान से, क्या मतलब हुआ जी? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मास घट बढ़ जाएगा। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जितना मास रिएक्टेंट में गया होगा उतना ही मास वो प्रोडक्ट में होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं भाई मेरे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां पर हमने कहा H के 2 एटम हैं, तो इन 2 एटम का मास होगा, इन 2 एटम का मास होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके ऑक्सीजन के 2 एटम है, इनका भी मास होगा। हाइड्रोजन के यहां पर 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1 हो गया। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। जितना मास गया होगा उतना ही मास यहां पर होगा। ये नहीं है कि यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम गए थे, प्रोडक्ट में जाके सिर्फ 1 रह गया, 1 पता नहीं कहां चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस लॉ के अगेंस्ट है।
और मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं आप। क्लियर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली है रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट है, एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट है और केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा उनके बीच में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, वो थोड़े इधर से उधर हो जाएंगे। भाई जिंक जैसे ये रिएक्शन थी, सिर्फ देख जितने एलिमेंट है उतने ही प्रोडक्ट में है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो गया। H2 की जगह जिंक आ गया, जिंक की जगह H2 आ गया और हो गई केमिकल रिएक्शन। यही मतलब था, सिर्फ यही मतलब था। तो जितने एटम रिएक्टेंट के होंगे उतने ही फिर प्रोडक्ट में होने चाहिए। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। शर्त यह है कि वो अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग एलिमेंट सब्सटेंस बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए मैं जिंक हूँ, और मैं मान लीजिए 10 ग्राम का हूँ, एक एटम हूँ मैं पूरा एक एटम हूँ जिंक का, और मैं 10 ग्राम का हूँ, और मैं केमिकल रिएक्शन में गया, तो क्या मैं 5 ग्राम का हो जाऊँगा? नहीं, मैं 10 का ही रहूँगा। वो अलग बात है मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊँ। भाई मान लो यहाँ पर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन हूँ, ये देखो हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे जैसे दो हैं, एक मैं हूँ, एक डुप्लीकेट है मेरा, 2 हाइड्रोजन है। हम SO4 के साथ जुड़े हुए थे, ठीक। हम सब एक साथ गए रिएक्शन में, और प्रोडक्ट में हुआ क्या कि हम दोनों अलग हो गए, मतलब हम दोनों SO4 से अलग हो गए और अलग खड़े हो गए। क्या हमारा मास बदल जाएगा? नहीं, हमारा सिर्फ अरेंजमेंट बदला है, मास नहीं बदलेगा। तो जितने नंबर ऑफ एटम हम गए थे, कितने गए थे? मेरे जैसे 2 गए थे, तो वहां पर भी 2 ही होंगे, एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक हो गया तो मास बदल जाएगा। भाई 2 एटम है, मान लो मैं 50 किलो का हूं, तो यहाँ पर भी 100 किलो के हम गए हैं। क्या प्रोडक्ट में जाके हम सिर्फ 50 किलो के आ जाएंगे? 50 किलो का कहाँ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? सो भाई इसीलिए केमिस्ट्री में हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को नहीं लिखते, क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जितना मास रिएक्टेंट में गया है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। वो अलग बात है कि वो अरेंजमेंट कर लेगा, डजेंट मैटर, वो बात नहीं। क्या तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हाँ, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको क्या काम करने का पड़ेगा? अब बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। क्लियर? और वो बैलेंस कैसे करते हैं? तो वो बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको एक और वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए आरके एजुकेशन पॉइंट को। क्लियर? फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।